तो आज का टॉपिक है देखो हमारा एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के बारे में सबको पता ही है, दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं 6-7 साल में भी दिल्ली रहा हूँ, तो एयर पोल्यूशन का तो सबको जानकारी है ही है। क्या और अब देखो जो एनवायरनमेंट पढ़ाया था ना, जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं मैंने, ये जो सब एयर पोल्यूशन वगैरह इनको अच्छे से पढ़ाया, तो वापस से रिवाइज करेंगे एक बार, मेंस का थोड़ा सा अपना हो जाए एक बार, फिर दोबारा एनवायरनमेंट को वो इंटरनल सिक्योरिटी के बाद और इथिक्स पढ़ने के बाद वापस से एनवायरनमेंट को पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक्स को। तो आपके थर्ड और फोर्थ पेपर तो कम से कम पूरी तरह कवर हो जाए, ठीक है ना। तो क्या है एयर पोल्यूशन बताइए। ठीक है, और बताइए। यस, एक मिनट मीनू रुकिए, आप वो बोल रहे शिवम, एक मिनट प्लीज। हाँ शिवम बोलिए। यस यस यस, कोई बात नहीं, आप बोलिए शिवम। यस यस यस, गुड, एक्सीलेंट। मीनू आप बोलिए आप। यस, एक्सीलेंट। और बताइए, और कोई बोलना चाहे। बोलने से क्या है, थोड़ी आपकी देखो, बोलो सब, कोई भी कुछ भी बोलो पर बोलिए, मतलब तो उससे क्या आपकी स्किल बढ़ेगी, कम से कम फायदा होगा मतलब आपको। ठीक, हाँ बोलिए वसुंधरा, आप बोल रहे हो आप कुछ। Yes, sir, sir. आवाज़ कम आ रही है आपकी, थोड़ी सी आवाज़। यस, और कोई। हाँ विद्या, बोलिए बोलिए बोलिए। यस, ठीक, यस, गुड। सर वायु में प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूशन क्या होता है, जिससे वायु की क्वालिटी का जो इम्पैक्ट होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और सीएनजी गैस। यस, क्या क्या सीएनजी। सीएनजी गैसेस नहीं नहीं, सीएनजी से पोल्यूशन जैसे नहीं। ग्रीन हाउस गैसेस। हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस, वो सीएनजी अलग, ग्रीन हाउस। सर ये भी कह सकते हैं ना कि एक फिक्स कंपोजिशन होती है कि यस 78% उसमें हाइड्रोजन होना चाहिए, किसी 20% उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए। यस 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 लेकिन उसमें कुछ चीजें कभी भी बिगड़ जाती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा उसमें ज्यादा है, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है, यस या सल्फर की मात्रा ज्यादा है। तो उसकी वजह से जो है हमारे ऑक्सीजन लेवल में कुछ तब्दीली होती है, और जो तब्दीली आती है वो उतना ऐसी हो जाती है कि उसमें हम पोल्यूशन बनाने लगते हैं। बिल्कुल करेक्ट। तो आप लोगों ने देखो, सबने अलग अलग बताया, सबने अच्छा बोला। देखो वायु प्रदूषण, जब आपकी वायु है उसमें जो प्रदूषित जो प्रदूषित इंडोर आउटडोर वायु होती है ना, उसी को एयर पोल्यूशन कहा जाता है। आपका एक देखो, सब मीनू ने बताया कि आपका जो एयर है उसमें एक निश्चित मात्रा में आपके गैस होती है, या और भी पार्टी कुछ पदार्थ होते हैं, पार्टिकल्स। अगर उनका बैलेंस है, अगर कोई जैसे आप CO2 का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, तो वायुमंडल में उसकी मात्रा बढ़ेगी। ये तो नेचुरल बैलेंस है। इसके अलावा आपने मानवीय गतिविधियों से, जैसे फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, तो उसका जो बैलेंस खराब होता है ना, जो नेचर का, जो प्रकृति का जो बैलेंस है एयर का, जो बैलेंस खराब होता है, उसकी वजह से भारी जो तत्व हैं, पार्टिकल्स हैं, गैस है, उसमें एंटर करती है, उसकी वजह से वो संतुलन बिगड़ता है, उसी को वायु प्रदूषण कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने जैसा बताया वैसे सेम ही है। ठीक है, Yes. तो
एयर पोल्यूशन रेफर्स टू द कंटामिनेटेड इंडोर एंड आउटडोर एयर। तो आपके घर में भी वायु प्रदूषण हो, कोई ये सोचता हो कि यार मेरा घर तो बंद है, चारों तरफ से एसी चल रहा है, उसमें प्रदूषण सब जगह, आप उसको रोक नहीं सकते, ठीक है ना। तो वेन एवर contaminants like dust, smoke enter the atmosphere, vegetation, humans and other living being may be trouble। देखो अगर ये डस्ट है और ये प्रदूषित गैसें हैं जैसे CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड, इनकी मात्रा बढ़ेगी तो ये आपकी वेजिटेशन को भी नुकसान पहुंचाएंगे, मानव के लिए भी नुकसान हार्मफुल है, और आपके जितने भी जीव जंतु है उनका जीवन काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो एयर पोल्यूशन आल्सो रेफर टू द सब्सटेंस दैट हिंडर्स द एटमॉस्फेयर एंड इकोसिस्टम। जो मतलब जो ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जो आपके जो वायुमंडल की और इकोसिस्टम की जो नेचुरल जो उसकी गतिविधियाँ उनको प्रभावित करते हैं, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर सस्टेन्स ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ एंड एनी इम्बेलेंस में काज हार्म टू लाइफ। अगर मान लो आपकी जो गैस है उनका कंपोजिशन खराब होता है और उनमें कोई इम्बेलेंस होता है ना, तो वो आपके जो जीवन है उसके लिए से आपको ये इसकी मात्रा बढ़ रही कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा खतरनाक है ना आपके जीवन के लिए, हेल्थ इश्यूज हो गए ना। ठीक है, ये बताइए अगर देखो एनवायरनमेंट के रिगार्ड, अब मैं आपको बताया क्वेश्चन का आंसर कैसे, थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ आपको, एक मिनट। जैसे एनवायरनमेंट पॉल्यूशन के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें क्या क्या लिखना है आपको। सबसे पहले तो ये लिखना है, उसमें कोई क्वेश्चन आएगा कि भारत में दुनिया की जैसे 30 शहर सबसे प्रदूषित शहर है ना, उनमें से 21 भारत के हैं। पता ना आपको ये डेटा, 30 सबसे जो पोल्यूटेड सिटी है ना दुनिया की वर्ल्ड की, उनमें से 21 भारत की है, 21, ठीक है। तो इसके अलावा देखो आपको अगर स्वास्थ्य और पॉल्यूशन इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें WHO के रिगार्डिंग कुछ लिखना है, क्योंकि WHO का डेटा इसके लिए प्रमाणिक माना जाता है। तो आप WHO की रिपोर्ट वगैरह आती रहती है, तो उसके आप नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स में भी कंपाइल करूँगा मैगजीन से, तो आपको मैं भी बता दूंगा, और आप भी मैगजीन पढ़ते वक्त उनको नोट कर लिया करो अलग से कि WHO की रिपोर्ट में क्या कहा है, तो ये आपके आंसर लिखने में काम आएगी। तो आपको एक WHO की रिपोर्ट लिखनी है उसमें कि WHO की रिपोर्ट में प्रदूषण के रिगार्डिंग ऐसा कहा गया है। इसके अलावा जो एक स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट आती है, उसके बाद उसके रिगार्डिंग लिख सकते हो। इसके अलावा आप जैसे कोई भी सूचकांक है इस टाइप का, ये जो भी ये पोल्यूशन संबंधी ये है ना, क्या नाम है, कौन, हाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसका जिक्र करना है। तो आपको अगर आपके उसमें ये रहेंगे ना आंसर में, भूमिका में, तो आपको नंबर मिलेंगे, मतलब इस फैक्ट से मिलते हैं नंबर। ये कब होंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्हीं का लिखना है, मतलब एक डायरी बनानी है, या अपन बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे आपके आंसर तो वो चीज़ें होनी चाहिए आपके आंसर में, तभी नंबर मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वो कुछ मतलब 2-3 फैक्ट तो होने ही चाहिए, इंट्रोडक्शन में फैक्ट हो और बीच का पार्ट है उसमें थोड़े थोड़े एग्जाम्पल हो, मतलब जो व्यवहारिक एग्जाम्पल है, और निष्कर्ष में आप अपने विचार लिख सकते हो। मतलब इंट्रोडक्शन में जरूर फैक्ट होने चाहिए, ठीक है ना। उसका नाम लिख दोगे वो काफ़ी है, ज़्यादा कुछ क्रांति नहीं करनी, बस नाम ही लिख दोगे ना वो बहुत है। तो एयर पोल्यूशन में 2 प्रकार के पोल्यूटेंट होते हैं, एक तो विजिबल होते हैं और एक इनविजिबल। विजिबल मतलब जो दृश्य होते हैं, जो आपको दिखते हैं, ठीक है। तो दृश्य जो होते हैं उनमें ये क्या नाम है आपका, जैसे स्मोक हो गया, ये दिखता है ना आपको, मतलब धुआं है, ये विजिबल है ना, स्मोक को देख सकते हो ना, तो ये तो हो गया आपका विजिबल। ये कोई धूल के कण है, उनको भी देखा जा सकता है। तो जो दिख सकते हैं ना वो तो होते हैं विजिबल एयर पोल्यूटेंट्स, और जो इनविजिबल होते हैं ना, जैसे गैस होती है, उनको आप देख सकते हो क्या, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, इनको देख सकते हो क्या आप, नहीं देख सकते ना। हाँ, तो ये होते हैं इनविजिबल। तो जो दृश्य पोल्यूटेंट, दृश्य प्रदूषक और अदृश्य प्रदूषक, ठीक है। ये तो क्लियर, इसमें कोई डाउट।
देखो, समटाइम्स पीपल डोंट रियलाइज दैट द सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ड्यू टू इट्स फ्रिक्वेंट लेक ऑफ विजिबिलिटी। अब हमको दिखता नहीं है ना कई बार, तो हमको लगता है कि दिल्ली घोष, अब दिल्ली का पोल्यूशन का जब कब चिंता होती है हमें, जब वो धुआं गैस होती है नवंबर के महीने में, बिल्कुल दीपावली के बाद, तभी एहसास होता है ना, तभी लगता है ना। बट जो आपको दिखते नहीं है, जो हमेशा पोल्यूशन तो हमेशा रहता है, तो वो बहुत डेडली होते हैं। मतलब तो आपको मतलब विजिबल काउंटर पार्ट की तुलना में जो इनविजिबल जो गैस होती है ना, वो बहुत हानिकारक होती है। मतलब ठीक है, तो हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार दिखे वो नवंबर के महीने में पोल्यूशन होता है। हमेशा जो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये तो हमेशा ही है ना। ठीक है ना, तो आपको जो जी सर। आपको मॉनिटरिंग करनी होगी। आप गवर्नमेंट क्या करती है, होता यही है ना, जब नवंबर के महीने में जो पोल्यूशन बढ़ता है तभी एक्शन लेती है ना गवर्नमेंट। अब अभी पोल्यूशन है पर अभी सब चुप बैठे हैं ना, आम पब्लिक है, गौर कोई कुछ नहीं कर रहा ना। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हम क्या होता है ना, जब आपदा आती है तभी वो, जब आग लगती है तभी कुएं खोदते हैं, तो वो एक सबसे बड़ी समस्या है इंडिया की। मतलब तो आप इस आंसर में लिखिएगा, हम क्या सस्टेनेबल वो अपना ही नहीं पाते। जब लगता है कि यार आने वक्त तो हालत ख़राब है तभी कुछ। अब यार जब आपकी 20 साल की समस्या 1 महीने में कैसे दूर हो सकती है। नहीं, आपको असमर्थ नहीं लिखना है, समर्थ है बट लिया नहीं जाता। वो असमर्थ लिख दोगे तो वो थोड़ा नेगेटिव वर्ड, मतलब समर्थ तो है, मतलब सब चीज़ें हैं बट क्या करते नहीं। अब जैसे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी सब लोग सोचते हैं, सब बच्चे कि हम यूपीएससी की तैयारी करें, उनमें ऐसे नहीं क्षमता की कमी, पर करते नहीं है। अब बात ये आंसर लिखते हो, अब आंसर सब लिख सकते हैं, अगर आप डेली आंसर लिखोगे तो आपके हाथ पैरों में कोई फर्क नहीं पड़ना। आप ये नहीं कि अगर आपके पास टाइगर, आपके पीछे टाइगर छोड़ दिया जाए और कि ये जब हटेगा, जब आप एक दिन में 10 क्वेश्चन लिखोगे तो आप बताओ, गारंटी है मतलब 10 क्या 50 क्वेश्चन लिख दोगे एक दिन में। आप तो 10 की कहे, किसी को अगर कोई किसी को कह दे कि आप अगर आपको नीचे मतलब अगर 50 नहीं क्वेश्चन लिखे तो ये टाइगर छोड़ दिया जाएगा, बताओ कितने क्वेश्चन लिख सकता है इंसान। तो इंसान में क्षमताओं की कमी नहीं है, बस इंसान ये कुछ काम करना नहीं चाहता। मतलब गलत कर रहा हूँ बताओ। हाँ, तो बिना दबाव के, अब मान लो मैं जॉब पे, मेरा मन नहीं करता जॉब पे, बट वही प्रेशर है, नहीं जाएंगे तो नौकरी से प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वो ना प्रेशर। अब मैं तो चाहूँ गाँव में जाऊँ घूम के आऊँ, बट ऐसा नहीं होता। तो प्रेशर बिना कोई नहीं करता काम, ये ध्यान रखिएगा। तो गवर्नमेंट में रूल एंड रेगुलेशन क्यों बने बताओ। सर काफी सही सोच रहे हाँ, तो बिना प्रेशर के, बिना उनके कार्य नहीं होता। मानव की, ये जो मानव का माइंड है ना, इसकी प्रवृत्ति नहीं है कुछ करने की, ये ध्यान रखिएगा। हमारा मन है ना, ये करता हम हमारे जैसा हम चाहे वैसे ही हो, वैसे नहीं होता ना। तो इसलिए रूल एंड ये रिश्ते नाते माँ बाप परिवार ये क्यों बनाए, ताकि आपके ऊपर कोई कंट्रोलिंग पावर हो, मतलब नियंत्रण हो। अगर नियंत्रण नहीं होगा तो दुनिया एक दिन में ख़त्म हो जाएगी। अगर पाकिस्तान ये बॉर्डर एरिया में अगर आर्मी में इतने रूल एंड रेगुलेशन नहीं होगा तो कौन आर्मी में बॉर्डर पे काम करेगा बताओ। अब बॉर्डर पे लोग नहीं होंगे तो फिर तो दुनिया एक देश से दूसरे देश, बॉर्डर है आर्मी है तभी लोग आ जाते हैं, तो सीमाएं नहीं हो तो बताओ क्या हो बताओ। सर ट्रेनिंग भी तो इसलिए दी जाती है ना कि लोग अपने मन की सुनना बंद करें और जो जरूरी है वही करें, इसलिए बिल्कुल ट्रेन करते हैं। जैसे कि बॉक्सर में भी ट्रेन किया जाता है कि हमें बिल्कुल। भागना है, हमें बैठना है, तो शायद हमको भी खुद को ट्रेनिंग करना पड़ेगा। बस यही सेम चीज़ है। तो आप ऐसे ना मन का भी नहीं करेगा आप लोग लिखने का, आपको प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा अपने मन के ऊपर। ठीक है ना, क्योंकि आपको दुनिया भारत में 1 अरब और 40-50 करोड़ है, उनमें से 1000 लोगों में शामिल होना है, तो कितना टफ टास्क है आप समझ सकते हो ना। मतलब तो आम आदमी से हटके अपने आप को देखिए। आप सोच रहे हैं वो तो पढ़ी वो तो ऐसे, तब नहीं। आपको आम लोगों से, कितने स्टूडेंट है भारत में, कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कितनी आईआईटी है, कितने मेडिकल के कॉलेज है, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ते हैं, हैदराबाद यूनिवर्सिटी,
तो आप सोच सकते हो ना, आप भारत में प्रत्येक युवा जो भी बीए बीएससी आईआईटी की करता है उसका सबका सपना सिविल सेवा में जाने का होता है। ये आप मानते हो ना इस बात को? यस, अब आप वो सोच, इतना करने वाला कंपटीशन है। हाँ, अब तो आप सोच सकते हो आप लोगों से अलग कैसे रहोगे, अलग कब हो पाओगे? अलग तभी हो पाओगे जब कुछ अलग करोगे। अलग कब करोगे? जब आप क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे। तो ये ऐसा टास्क इसको कोई नहीं कर पाता। लाखों में 2 4 10 लोग कर पाते हैं। अगर यार लाखों में 2 4 10 कर पाते तो टफ तो है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। बट 1 2 महीने अगर आपने पढ़ लिया तो फिर आपके लिए बहुत नॉर्मल हो जाएगी चीज़ें। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि मैं ऐसे चाहता हूँ लिखो, बार बार लिखो। देखो 3 4 बच्चे हैं ना इस ग्रुप में हैं अभी, जो डेली 5 5 क्वेश्चन मेरे पास भेज रहे हैं। और मैं, देखो नाम मैं किसी का बोलना नहीं चाहता, बट अगर वो लिखते रहे ना तो उनकी रैंक आएगी। मैं आज लिख दूँ, मतलब भले ही कोई मेरे से पर्सनली पूछना चाहे तो मैं बता दूंगा उनको। और आप 1 साल में नहीं होगा, 2 साल में होगा, बट मैं 100% अगर पढ़ते रहे तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा पक्का। तो इसलिए लिखिए प्लीज़। और जिस दिन होगा आपके साथ में से ही बच्चों का सिलेक्शन हो गया, आपको ही लगेगा यार मैं भी पढ़ रहा था साथ में, वही मटेरियल मैंने पढ़ा, वही कंटेंट मैंने पढ़ रहा, मैं भी अगर इस टाइप से करता मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि जब सिलेक्शन होता है ना साथ वालों में से, बेचमेट है, आपके साथ पढ़ा हुआ कोई स्टूडेंट है, तो बड़ा मतलब खुशी भी होती है पर दुख भी होता है कि काश मेरा भी होता। मतलब उस दिन याद आती है, चीज़ें आती है ना। जब रिजल्ट आता है यूपीएससी का तो सबको लगता है यार मेरा भी इस लिस्ट में नाम आना चाहिए, आता है ना, ऐसा लगता है ना। बट उस सिलेक्शन के, उस लिस्ट में नाम आने के लिए कितने पीछे की मेहनत होती है, तब तक वो नहीं करोगे तब तक नाम थोड़ी ना आएगा। समझ रहे हो ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूशन क्या होता है। देखो प्राइमरी जो पॉल्यूशन होता है ना वो विजिबल भी हो सकता है, इनविजिबल भी हो सकता है। और प्राइमरी पॉल्यूशन में होता है कि डायरेक्ट जो गैस उत्सर्जित होती है ना, सल्फर डाइऑक्साइड है, CO2 है, ये तो होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। और सेकेंडरी होता है जब 2 प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मिलके, या प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स मिलके इंटरमिंगल, मतलब मिक्स होके दूसरी कोई गैस वेस वगैरह बनाते हैं। जैसे स्मोक है, स्मोक कई सारे उससे गैसों से मिलके बनती है ना। यस, तो ये आपके CO2 सल्फर डाइऑक्साइड डायरेक्ट फैक्ट्री से उत्सर्जन होता है, इमिजन होता है। तो ये तो हो गया प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स मतलब कई सारे प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट मिलकर इंटरमिंगल होते हैं ना, प्राइमरी प्राइमरी या सेकेंडरी प्राइमरी, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है। तो देखो, सर आप बताइए। ओजोन भी इसमें आती है ना, चेक करनी है। यस, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, मेरे सेकेंडरी में, बट एक बार चेक कर लेता हूँ ना। बात तो सेकेंडरी होती है, ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन यस, नेचुरली तो ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में ही बनती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो ओजोन बनती है वो क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में 2 3 जो एलिमेंट्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से बनती है। यस, तो ग्राउंड लेवल पे तो ओजोन नहीं बनती। हाँ सेकेंडरी पोल्यूटेंट ही है ओजोन से, डायरेक्ट किसी फैक्ट्री वगैरह से नहीं उत्सर्जित होती है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, आगे बढ़े। यस, तो देखो 8 पोल्यूटेंट्स है आपका। कार्बन, ये मुख्य कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये पार्टिकुलेट जो कण होते हैं ना, ये 2.5, और वो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वोलेटाइल। और ये सब आपको पढ़ाई दिया था, एनवायरनमेंट पढ़ा है, इनके बारे में सब पूरा कंप्लीट। ठीक है, ये तो वैसे इंक्लूड कर लिया। आगे बढ़े। देखो जो पोल्यूशन है, तो पोल्यूशन का कारण मेन मेड भी है, नेचुरल भी है, दोनों सोर्स से पोल्यूशन होता है ना। तो देखो नेचुरल सोर्स में तो आपका वोल्केनिक इरप्शन हो गया, और ये चक्रवात, ये धूल उड़ती है ना, आंधी आती है वगैरह, वाइन विंड के साथ, और गैस, ये
यही है नेचुरल। तो एक मान लो कोई हवा के साथ और एक वोल्केनिक इरप्शन, ये तो गया आपका नेचुरल। और मैन मेड में आगे मोटर व्हीकल यूज, फॉसिल फ्यूल बर्निंग और एग्रीकल्चर, ये आपके मानव निर्मित कारण है प्रदूषण के। तो वो एक एक पॉइंट का, एक तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो गया आपका, जीवाश्म ईंधन को जलाना, ठीक है, ये मुख्य कारण है ना प्रदूषण का। यस सर। अगला आपका एग्रीकल्चर है। बताइए एग्रीकल्चर से कैसे प्रदूषण होता है, बताओ। एक एक बोलिए क्या कह रहा हमारा। यस, और हाँ, मीथेन गैस निकलती है धान की खेती में से। और सब फर्टिलाइजर्स, बताइए बताइए, बोलिए। केमिकल फर्टिलाइजर्स में यूज करते हैं। यस, करेक्ट। और हाँ, पेस्टिसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर, ये सब हो गया, ठीक है। यही है, केमिकल का यूज, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज है। और आपके ये चावल का खेत है, उसमें से मीथेन गैस निकलती है। और जो कृषि अपशिष्ट है उनको जलाना, ये सब एग्रीकल्चर। अब अगर आप लिख रहे हो तो एग्रीकल्चर में 2-3 पॉइंट लिख रहे हो तो आपके फैक्ट्री टाइप की इन्फॉर्मेशन हो जाएगी ना। बट आपने एग्रीकल्चर ही लिख दिया तो आपके क्वेश्चन में दम नहीं रहेगा आपके आंसर में, ठीक है। तो आपको फैक्ट भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट है लैंडफिल वेस्ट, जो आपका अपशिष्ट है। अपशिष्ट को जाके कहीं जो भूमि है उसमें या वो रख क्या, वो क्या कहेंगे इसको, एक इसके लिए कोई शब्द बताइए लैंडफिल वेस्ट को। कचरा निस्तारण जगह, हाँ, डंपिंग ग्राउंड है, पर इसको क्या कहेंगे। हिंदी में क्या कहते हैं इसको। कचरा निस्तारण स्थल, डंपिंग ग्राउंड। हाँ, वैसा ही होता है, डंपिंग स्थल ही कह सकते हैं, मतलब, ठीक है। तो ये हो गया, इससे कौन सी गैस का उत्सर्जन होता है, ठीक है। अगला है इंडस्ट्री और फैक्ट्री इमिशन, हो ही गया, जो फैक्ट्रियों से निकलती है गैस। इसके अलावा माइनिंग से भी तो वो होता है ना वायु प्रदूषण। भाई माइनिंग के दौरान तो कई सारी आपको ये विस्फोट करते हो आप, और जो केमिकल, कई सारे केमिकल यूज लिए जाए उनको तोड़ने के लिए या उनको, तो उनसे वो सभी कई सारे फैक्टर है, या मिट्टी भी उड़ती है, तो वो सब मिला के वो भी तो पोल्यूशन का बड़ा कारण है ना। देखो आपका जब कोयला खनन होता है ना, कोयला की माइनिंग होती है, वहाँ बड़ा मुश्किल है लोगों का रहना, मतलब आप छत्तीसगढ़ और झारखंड में देखिएगा, वहाँ अलग ही टाइप का पॉल्यूशन है। क्या, नहीं, कोलार तो वो है ना कर्नाटका में ना, कोलार गोल्ड। यस, तो उनमें बहुत सारे, जो सोने का खनन होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज किया जाता है। तभी तो देखा होगा आपने, जो खनन में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, वो कई सारी बीमारियों के शिकार होते हैं, उनके स्वास्थ्य। अब आपको जो खनन करता है ना, रेत वेत का, वो सब उनके जो आपकी हार्ट रिलेटेड बीमारी होती है, श्वास और हार्ट की। हाँ, लंग्स खराब हो जाते हैं लगभग इस टाइप का काम करने वालों के। बट क्या होता है भैया, पैसा चाहिए, परिवार पालना है तो करना पड़ता है, मजबूरी में क्या करें। और मैं जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें इतनी टेक्नोलॉजी है नहीं, टेक्नोलॉजी के लिए पैसा नहीं है भारत में, ताकि जो ठेकेदार है, ठेकेदार को अपना बेनिफिट चाहिए हो। आपको आपको जो
यस, वहाँ पर जो जो भी मजदूर होते हैं उनको फ्लोरोसिस हो जाता है, फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। बीबीसी न्यूज़ में आया था शायद राजस्थान में ही कोई गांव था, वहाँ पे उस गांव में लगभग 90% में यस यस, 80% लोगों की मृत्यु हो गई है, या बहुत लोगों को फेफड़े का इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से महिलाएं देखने से काफी सुधार की काफी हिस्सेदारी है। बिल्कुल करेक्ट है। राजस्थान में जो मार्बल का इनका खनन होता है ना, इनमें यहाँ जो काम करते हैं उन लोगों को बहुत बीमारियाँ रहती है। मतलब ये पत्थर के रिगार्डिंग जितनी पत्थर और रेत का जितना भी काम है ना, उसमें जो लोग इन्वॉल्व है उनके लिए बहुत मुश्किल है। मतलब वो 50 40 50 60 साल से ज़्यादा जीवित ही नहीं रह पाते, और रहेंगे तो कई सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। सर बोल सकते हैं ना कि जो ये इन्वायरमेंट पॉल्यूशन वाली चीजें थी, ये सोशल सिक्योरिटी को भी प्रभावित करती है। समाज बिल्कुल में अगर हम चुप रहे और पूरा परिवार चुप रहे तो वो लोग भी ज्यादा वल्नरेबल होते हैं बिल्कुल बिल्कुल इन्वायरमेंटल सोशल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के लिए। बिल्कुल करेक्ट। देखो आर्थिक स्थिति का खराब होना, ये सब चीज़ें क्या है, उनको बढ़ावा दे। अब किसी का परिवार संपन्न है, सब कुछ ठीक है, तो वो क्यों इन्वॉल्व होगा बताओ इस टाइप की गतिविधियों में? कोई भी गतिविधि हो बताइए, तो ये क्या है इसके। ठीक है ना, अब सब लोगों के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज तो शायद नहीं हो सकते, क्योंकि पॉसिबल ही हमारे देश नहीं। में जितने उत्पादन है और रिसोर्सेज इतने कम है। बिल्कुल बिल्कुल। और है जिनके पास इतना है कि बहुत ज़्यादा है, जिनके पास नहीं है उनके पास बिल्कुल नहीं है। वो भी एक इश्यू है। तभी तो कहा जाता है कि जहाँ पर जितनी ज्यादा इनक्वालिटी होती है वो समाज उतना ही ज्यादा दिखलावा में चलता है। बिल्कुल करेक्ट। आप किसी गांव का एग्जांपल ले लीजिए। गांव में 8 10 लोग होते हैं, उनके पास ठीक ठीक पैसा होता है, ज़मीन उन्हीं की होती है, और 90% परिवारों के पास काफ़ी कम ज़मीन होती है, काफ़ी कम पैसा होता है। क्योंकि वो क्योंकि कर्जे पे, पहले आप तो ठीक है कर्जे पे अब सबके पास पैसा हो गया, रोजगार के अवसर पहले की तुलना में ठीक हुए हैं। पहले क्या होता था, कुछ 10 5 लोगों के पास ही पैसा होता था, और जो उनसे कर्जा लेके जाते थे, जो कमाई है लोगों की उन्हीं के जाती रहती थी। तो पैसे का वो होता था ना, सेंट्रलाइजेशन होता रहता था। सर आज एक आर्टिकल पढ़ा था दैनिक में, यस। उसके अनुसार हम जो लोग हैं इंडिया में, भारत सरकार लगभग उतना ही पैसा ब्याज के तौर पर देती है जितना पैसा हमारे देश में हेल्थ और एजुकेशन के लिए कुल मिलाकर दिया जाता है। बिल्कुल उतना पैसा तो हम सिर्फ ब्याज के तौर पर देते हैं बाहरी देशों को, जहाँ से हमने लोन लिया हुआ है, भारत ने लोन लिया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रॉब्लम ये है ना, भारत में इनकम टैक्स बहुत कम लोग देते हैं। चीज़ें वो नहीं है ना, संगठित नहीं है ना। संगठित, आप दिल्ली में किसी मार्केट में चले जाओ, वो आपसे ऑनलाइन पैसा ही नहीं लेंगे, कैश लेंगे। तो मार्केट इनकम टैक्स उसमें दायरे में आ ही नहीं पाता ना, वो असंगठित ही दिखता है, अनऑर्गेनाइज ही। जैसे अगर पेमेंट कैश में होना है तो बहुत दिक्कत होता है ना, कैश में आप पॉसिबल ही नहीं है। पर ऑनलाइन ही, ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ही चीज़ें चेंज किए, आने वाले समय में और बदलेगा सिनेरियो। और सर ऊपर से हमारे देश में जो सरकारें हैं वो बहुत ही ऊटपटांग स्कीम्स चलाती है और बहुत सारा पैसा उनके देश को जाता है। देखो जो जितनी स्कीमें, फैसिलिटी मिलती है वो दे देंगी, बिल्कुल जितनी बिल्कुल सब्सिडी दे देंगी, जिसकी वजह से रिसोर्सेज की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। जैसे कल हमने पढ़ा था यूपी में एग्रीकल्चर में डीजल के ऊपर सब्सिडी है, उसमें बिल्कुल। इतना ज्यादा गाँव निकल जाता है। बात ये ना, देखो पॉलिटिकल पार्टी को काम है, कोई भी पार्टी हो, चाहे रीजनल पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी, कोई सी भी पार्टी हो, सभी पार्टी का मकसद होता है चुनाव जीतना। मतलब उनको चाहिए वोट, मतलब वो कैसे भी आए। मतलब इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में क्या लोग भावनाओं से वोट देते हैं। मतलब यह वोटिंग पैटर्न क्या इमोशन के आधार पर दिया जाता है यहाँ। मतलब वो क्योंकि अभी समाज को डेवलप होने में, आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा ना, यस सर। तो वो है इशू। ये सर लोगों में बेसिक अवेयरनेस नहीं है कि उनका भला है किस चीज में। बिल्कुल। आप देखो लोग क्या, रात आप कल वोट देने आप दारू की सप्लाई कर दो, उसी में बिक जाते हैं लोग। तो मतलब 500 1000 रुपये में भारत में वोट खरीद लिए जाते हैं, ये स्थिति है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वोट देते नहीं है, आम पब्लिक वोट देती है, तो आम पब्लिक अपने हिसाब से फिर उसी, तो वो चीज़ है ना। इंडोर सोर्सेज जो आपके घर में जब भी आप ये खाना वगैरह बनाते हो ट्रेडिशनल वे में, चूल्हे उस पर लकड़ी वगैरह, तो उससे भी पोल्यूशन होता है ना।
अब देखिए और हाँ बताइए। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज आवाज बोलिए दोबारा। यस। इंडोर पोल्यूशन मतलब जो आपके घरों में जो पोल्यूशन होता है ना, चूल्हे वगैरह पे रोटियां बनाती हैं तो महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रदूषित, महिलाओं को ज़्यादा, महिलाएं सब। बोलिए अर्स, बोलिए क्या कहना चाह रहे हो। हाँ। यस। मतलब चूड़ी उद्योग में जो इन्वॉल्व है, ये कहना चाह रहे हो ना आप। नहीं मतलब इंडोर का मतलब उससे क्या है, इंडोर का मतलब ये है कि इंडोर में जो आपके घर में जो आप काम काज करते हो ना, खाना, इंडोर पोल्यूशन वही हुआ ना। इंडोर का मतलब आपके घर के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है। यस सर, जो हम घर में जो काम करते हैं उसी को इंडोर काउंट किया हाँ जाता तो है, जो फर्स्ट है वो चूड़ी उद्योग वाला, वो वो उद्योग, थोड़ी सी वहाँ पे भी, लेकिन उसको इंडोर नहीं काउंट कर सकते, उसको इंडस्ट्रियल ये वो औद्योगिक उद्योग, पोल्यूशन यस, होगा जो। औद्योगिक पोल्यूशन है वो, ठीक है ना। तो देखो आपके जो पोल्यूशन के कारण एक बार और डिस्कस कर लेते। देखो आपके एक तो हो गया वाहनों से, जो आपके वाहनों से जो पोल्यूशन होता है एक बड़ा कारण है ना। एक हो गया इंडस्ट्री हो गया, एक एग्रीकल्चर हो गया आपका, एक आपका इंडोर पोल्यूशन हो गया, ठीक है, माइनिंग हो गया। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटियों से पोल्यूशन होता है ना। इसके अलावा आपके जो फॉरेस्ट फायर है ये भी योगदान देते हैं ना पोल्यूशन में। यस। ये भी, और इसके अलावा आप देखो कुछ, ये तो हो गए डायरेक्ट है, इसके अलावा देखो कुछ इनडायरेक्ट रीजन है, जैसे लेक ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, जो नवीन तकनीक का अभाव है ना भारत में, जैसे किसी भी चाहे फैक्ट्री के रिगार्डिंग देख लो, तो वो भी एक एफिशिएंसी को घटाती है ना। अगर अच्छी तकनीक होगी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी तो पोल्यूशन कम होगा ना। एक आपकी डंपिंग साइट्स हैं, वो भी पोल्यूशन का कारण बनती है ना। तो कितने हो गए ना, 8-7 पॉइंट, इतना काफ़ी है एग्जाम में आंसर लिखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसके अफेक्ट, प्रभाव क्या क्या होते हैं, एयर पोल्यूशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, बताइए क्या क्या प्रभाव, एक एक आराम से बताइए क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। वो पढ़ने के बाद आप कितना मतलब आप नहीं पढ़ने के बावजूद भी कितना बता सकते हो, आपके दिमाग कितना काम कर सकता है, मतलब ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। तो एक एक व्यक्ति एक एक बोलिए। हर से आप रुकिए, वसुंधरा बोल रही है, आप रुकिए प्लीज। यस। यस, अब बोलिए हर्ष। यस। 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 ठीक। सर, हाँ यस, बताइए। ये कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा बढ़ेगी जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। यस। साथ ही इंडस्ट्री, हाँ बोलिए बोलिए। इंडस्ट्री हाल ही में हुआ था ना गाजियाबाद में वाला न्यूज़, फैक्ट्री वाला ना, यस। तो वहाँ पे जो बजट वाला खर्चा वगैरह लॉस हुआ था, काफ़ी जो
यस यही वजह से। यस यस यस। और वो बताइए। तो ये फिर अगर हाँ बोलिए बोलिए कोमल बोलिए। अगर से मतलब इसके हेल्थ और उनके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है तो उसका खुद से उनका भी पड़ेगा ना, क्योंकि खुद से काम नहीं करते, खुद से काम नहीं करते, बिल्कुल आप बिल्कुल। ही से करना होता है। तो इससे ये भी डायबिटीज हो जाएगा, तो सब कुछ पहले थोड़ा काम शुरू टाइम पे रखोगे तो इसका ज़्यादा इफेक्ट और ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी पे। बिल्कुल। और बताइए बोलिए। आजकल जैसा हाँ बोलिए। जैसा कि अभी ये पॉइंट बताया कि हेल्थ पे इफेक्ट होता है, तो इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये बता सकते हैं कि एक तो जो इंडिया में जो ह्यूमन रिसोर्स है यस उसको नेगेटिवली इफेक्ट होता है, और इन्वायरमेंट पे जो प्रभाव पड़ता है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके बोल सकते हैं कि जो इकोसिस्टम सर्विसेज है, यस जो वाटर को प्यूरिफाई करता है, सॉइल में न्यूट्रिशन प्रदान करता है, या हवा में जो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है, तो कुल यस मिला के जो इकोसिस्टम सर्विसेज की जो कैपेसिटी है वो भी नेगेटिवली प्रभावित होती है। यस यस और करेक्ट। जब इकोसिस्टम की जो कैपेसिटी प्रभावित होती है नेगेटिवली, तो इसका अर्थव्यवस्था के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आपका ग्राउंड वाटर अगर रिचार्ज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप पेड़ पौधे ग्रो नहीं कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, सल्फर वाली रेन होती है, तो उसकी वजह से ग्राउंड रूट रिचार्ज नहीं होगा, तो एग्रीकल्चर नेगेटिवली प्रभावित होता है। तो एग्रीकल्चर जब प्रभावित होता है तो उससे और जो दूसरे सेक्टर्स हैं अर्थव्यवस्था के उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल करेक्ट। और बोलिए कोई। सर हाँ बोलो कृष्णा। हर्ष वो अब एक बार ही मौका मिलेगा एक पॉइंट एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग, फिर अगला कृष्णा बोलिए। जैसा सर एक और मुझे याद आया कि जो हमारा इंडियन बर्ड्स की भी अफेक्ट होती है, यस हमारे जो पक्षी हैं जो सांस लेने में उनके हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है इसके डायरेक्टली। यस ठीक। अब बोलिए हर्ष क्या बोलना चाह रहे थे। यस ठीक है। तो देखो मैं एक एक पॉइंट लिख लेना। हाँ कृष्णा बोलो कुछ बोलना चाह रहे हो। सर ओवरऑल ह्यूमन की एज कम हो गई। यस ठीक है। देखो पॉइंट देखो पहला है हेल्थ इश्यू। तो हेल्थ में देखो कैंसर और कार्डियक मतलब हृदय जो हार्ट संबंधी बीमारियों में वृद्धि होगी, पहला पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट है राइज इन प्रीमेच्योर, जो उम्र से पहले जो मृत्यु होना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है जो वल्नरेबल है ना, जो वैसे ही मतलब वल्नरेबल का मतलब जो आपदाओं से इनसे जो मतलब वैसे ही बीमार है या कोई प्रॉब्लम, जो बच्चे हैं बुजुर्ग हैं वो और ज़्यादा वल्नरेबल हो जाए, वैद्य हो जाए, मतलब उनके लिए और समस्या क्रिएट होगी, ठीक है। अगला परिणाम होगा इसका पॉवर्टी, मतलब गरीब लोग और गरीब होंगे, क्योंकि अगर बीमारियों के शिकार होंगे तो वो एक जाल में फंस जाएंगे ना बीमारियों के। तो गरीबी पोल्यूशन गरीब लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी प्रभावित होगी। इसके अलावा जो आपकी हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट है ना, शहर एक मतलब शहरों में कंक्रीट होता है, कंक्रीट की वजह से वो क्या होता है ना, वो बिल्कुल टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना शहरों का। तो शहरों में नेचुरल तो पेड़ पौधे बायोडाइवर्सिटी तो रही नहीं, तो एक हीट आइलैंड के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, उष्माद्वीप कहते हैं जिसको, पोल्यूशन की वजह से, ठीक है। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी रहेगी वो ज़्यादा अवशोषित करेगी ना। अगला पॉइंट है ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, ओजोन डिप्लीशन हो जाएगा, एसिड रेन होगा, आपके लॉस ऑफ जीडीपी, आपके देश की जो जीडीपी है उसको नुकसान होगा, मतलब कम होगी। और आपके जो नेचर जैसे दिल्ली है, दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है तो टूरिज्म मतलब पर्यटन प्रभावित होता है ना। तो आपकी जो नेचुरल ब्यूटी है
और जो आपका टूरिज्म है मतलब नेचुरल ब्यूटी मतलब जो सुंदरता है नेचर वो भी उसको भी नुकसान होगा। तो पॉल्यूशन की वजह से ताजमहल को नुकसान हो रहा है ना एसिड रेन की वजह से, मतलब जो सल्फर डाइऑक्साइड इनकी वजह से वो पीला पड़ता जा रहा है। हाँ अम्लीय वर्षा की वजह। अगला पॉइंट है 21 में वो माना गया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बोला कि भैया जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो मौलिक अधिकार में इंक्लूड है ना, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, क्लीन एनवायरनमेंट का। तो आर्टिकल 21 के तहत मौलिक अधिकार है ना, यस सर। तो वो आपके जो मौलिक अधिकार है उनका भी उल्लंघन हुआ, वायलेशन ऑफ राइट्स। अगला पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। जैसे पोल्यूशन बढ़ता है तो हरियाणा और दिल्ली वाले बोलते हैं कि हरियाणा और पंजाब राजस्थान और वेस्टर्न यूपी वालों ने वो जलाई है पराली, उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो एक आपसी राज्यों के बीच वो बढ़ता है ना, राजनीतिक संघर्ष बढ़ता है ना। तो क्लियर इतने मतलब ये इसके परिणाम है पोल्यूशन। क्लियर हो गए क्या क्या पॉइंट है? ठीक है। तो अब देखो से हेल्थ है, हेल्थ आपके जीएस के सेकंड पेपर में है ना, टॉपिक है ना हेल्थ। पॉवर्टी फर्स्ट पेपर में है, बायोडाइवर्सिटी जीएस के थर्ड पेपर में है, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ओजोन डिप्लीशन जीएस का थर्ड पेपर में पूरा कंप्लीट है। एसी ड्रेन है ये, लॉस ऑफ जीडीपी आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपके टूरिज्म है ये भी कोई इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, वायलेशन ऑफ राइट पॉलिटिका हो गया, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट पॉलिटिका हो गया ना। तो आपको यहाँ पढ़ते वक्त मतलब अगर आप सभी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग देखोगे तो आपको उन्हीं में से पॉइंट निकल के आते हैं कुछ अलग। मतलब जो भी पॉइंट है, जो भी मैंने पॉइंट बताए यूपीएससी के सिलेबस को अगर आप ढंग से बाइफरकेट करोगे तो यूपीएससी के सिलेबस के टॉपिक है ना ये। आपने एनवायरनमेंट पढ़ा तो आपके डायरेक्ट ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक के रूप में ही पढ़ते हो ना आप। आपने जो जो चीज़ें पढ़ी उनके टॉपिक ही है ना, कोई भी ऐसा नहीं है ना कि कोई अंदर एसिड रेन टॉपिक है, जीडीपी आपका टॉपिक है। तो जो आपके प्रत्येक जो आपके सब्जेक्ट है, प्रत्येक जो आपका जीएस है उसके जो टॉपिक है ना, अगर उनकी भी अंडरस्टैंडिंग होगी, वो भी आपके वर्ड है वो आपके पकड़ में आ गए ना, तो आप अच्छे से आंसर लिख सकते हो। आपका थोड़ा दिमाग एक्टिव रहना चाहिए। बताओ इसमें ऐसी कोई नई चीज़ जो आप आज तक पढ़ी नहीं हो आपने, बस आपको पता हो और आपको एक साथ उनको इकट्ठा करना है बस। गलत कह रहा हूँ मैं? मतलब जो जो पॉइंट है ना आप जो पढ़ रहे हो, मतलब हेडिंग वो अगर आपने कर ली ना, वो आप में नहीं करा, आप उसकी गहन स्टडी करो। बस कुछ एग्जाम्पल आपके पास होने चाहिए और आपके कीवर्ड आपके पास होने चाहिए, आप पार कर जाओगे एग्जाम। इस एग्जाम को समझिए कि करना क्या है आपको, ये बहुत मायने रखती चीज़ें। अब जो एनवायरनमेंट का पढ़ रहे हो आप, मैं पीपीटी बना रहा हूँ, प्लीज़ इन्हीं के नोट्स बना लेना और इनमें जो पॉइंट है वो लिख लेना। अलग से कोई बुक्स मत पढ़िएगा, मतलब मेरा ट्रस्ट रखिए, मैं भी इधर उधर ढूंढ ढांड के ही बनाता हूँ। तो आप इतना पढ़ ले, आप इसके लिए अब आप ज़्यादा गूगल करके अपने हिसाब से अपना टाइम बर्बाद मत करिएगा। तो टाइम बिल्कुल नहीं, इतना टाइम है नहीं। 4 क्वेश्चन आने, 2 करंट के आएंगे, 2 बेसिक के आएंगे। करंट आपके मैगजीन्स हो जाएंगे और मैगजीन में आता रहता है, क्यों फालतू परेशान। और मैं पीपीटी बना ही रहा हूँ तो इनको पढ़ लो, इनको पॉइंट लिख लो, बस। करना क्या है आपको बताओ? अगर दिमाग ही लगाना, रिसर्च करनी तो अपनी ऑप्शनल में करिए, वहाँ लाइए 300 नंबर, उसमें रिसर्च करने की उसमें पढ़ने की आवश्यकता है। जीएस में ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जो मैं पढ़ा ना उनको पढ़ लो और अपने नोट्स बना लो इन्हीं के बेस पे, और करंट की मैगजीन पढ़ते रहो, बेसिक बुकें जो बताई वो पढ़ लो। इसके अलावा कुछ भी मत करो आप लोग, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। ठीक है ना? जी सर। आप जितनी मेहनत करनी है ऑप्शनल में 300 नंबर लाइए, उस पर मेहनत करिए। जीएस तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, जीएस का तो बिल्कुल कुछ नहीं करना। आप मैगजीन पढ़ रहे हो, ये सब मैगजीन में आते रहते हैं ना पॉल्यूशन के रिगार्डिंग, जो मंथली मैगजीन पढ़ते हो आप विजन के, उसमें सब टॉपिक कवर होते हैं ना हर बार। हाँ तो फिर क्यों परेशान होते हो, इधर उधर भटकने की जरूरत क्या है? जब मैं पढ़ाई रहा हूँ बेसिक करंट के सब आ ही जाते हैं, स्कीम वगैरह वगैरह सब। कौन सी स्कीम एयर पोल्यूशन कम करने के लिए चलाई जा रही है,
फिर क्यों परेशान होना, बताओ फिर करना क्या है, यही क्वेश्चन आते हैं। तो देखो एयर पोल्यूशन की वजह से, फटाफट फास्ट पढ़ेंगे, थोड़ा टाइम थोड़ा सा, तो ये समझ में आएगी आपका। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है, तो पब्लिक हेल्थ में आपके रेस्पिरेटरी मतलब श्वसन संबंधी हार्ट डिजीज है, और ये और भी अस्थमा है, क्रोनिक ब्रोंसिटिस है, ये कौन सी बीमारी, इम्पेसेमा है, हार्ट अटैक्स है, स्ट्रोक्स है, कैंसर है, ये सब ठीक है। ये देख लीजिए। चाइल्ड हेल्थ बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है ना, तो ये देख लीजिए, इसमें 2-3 बीमारियाँ, निमोनिया है, प्रीमेच्योर बर्थ है, ऑटिज्म है, अस्थमा है, इनके बस ये 2-3 भी लिख दोगे वो भी सफिशियंट है, मतलब ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़े। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग पढ़ ही चुके हो आप पूरा, इसको तो डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। एसिड रेन आपने पढ़ ही लिया। यस एसिड रेन के लिए कौन कौन सी गैस जिम्मेदार है बताइए। नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। यस। इसके अलावा यूट्रोफिकेशन क्या होता है बताओ, इसको बताइए आप, ये आपने पढ़ा है तो इसको बताइए। एनवायरनमेंट में अच्छे से पढ़ा है नहीं आप लोगों को, बताओ। यस सर जब बोलिए ये देखो, आपने पढ़ भी लिया फिर भी आप नहीं बोल पा रहे होते तो गलत बात है ना। सर बताओ। आप बताइए। सर जब ये न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है किसी बॉडी के अंदर, तो यस ज़्यादा न्यूट्रिएंट की वजह से क्या होता है, उस जो बॉडी होती है उसमें जो एक डिकम्पोजिशन की जो रेट होती है यस वो ज़्यादा हो जाती है, और ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है। यस और ये जो ऑक्सीजन की मछलियाँ होती हैं वो वहाँ से खत्म नहीं हो जाती है, तो जो जीव जंतु और जो प्लांट्स होते हैं, जो बॉडी के अंदर, वो आराम आराम से मरने शुरू हो जाते हैं, और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जो यस वाटर बॉडी में बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, यस आराम आराम से वो वाटर बॉडी बनने लग जाती है। यस यस करेक्ट। और कोई। तो इसमें एंगल ब्लूम का एग्जांपल ले सकते हैं सर। बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, लेने वही तो एग्जाम्पल है, एल्गी ब्लूम तो वो। और बताइए कोई। सर मतलब वही तो वाटर इंग्लिश में यस। तो वाटर में पोल्यूशन खास वो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कहाँ से आती है। किसी से यस ठीक। और कोई। सर जैसे सीवेज का जो वेस्ट है यस वो सीधा वाटर बॉडी में जाता है, इसके वेस्ट में मीथेन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की जो कंपोनेंट्स होते हैं वो भी काफ़ी होते हैं जो यस कि ग्रोथ को बढ़ाने में। ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट इसमें। देखो जो कृषि आपकी कृषि गतिविधियां हैं और जो आपका जो शहरी अपशिष्ट जाता है उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की जो न्यूट्रिएंट्स की मात्रा होती है ना, उसकी वजह से वहाँ क्या एल्गी को वो मिलता है, और एल्गी को वो मिलेगा तो एल्गी का क्या, एल्गी की मात्रा अगर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे तो एल्गी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, और एल्गी की ग्रोथ ज़्यादा होने से क्या होता है ना, वहाँ डिकम्पोजिशन, एल्गी का डिकम्पोजिशन होगा तो जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो जो बिल्कुल न तो आपके पास प्रकाश मिल पाएगा उनको, ना ऑक्सीजन मिल पाएगी, तो जीव जंतु तो वैसे ही मर जाएंगे ना, क्योंकि वो पूरी परत जम जाती है पूरी आपकी लेक के ऊपर, लेक या पानी का जो भी सोर्स होता है उस पर, ठीक है ना। तो आपको जो एक्यूटिक स्पीसीज है फिश और प्लांट, उसके ऊपर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब कुल मिला के बाद है झील का है, नदी का है, जो भी है उसका पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाता है, ठीक है। ये सर वो बिल्कुल बिल्कुल। तो एक वाइल्ड लाइफ फार्म, देखो पोल्यूशन आपके जो जीव जंतु उनको नुकसान पहुंचाती है, तो पढ़ ही लिया आपने। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है, ये पता ही आपको, पहले पढ़ ही लेना। तो ये क्या बिगिनिंग है, मतलब शुरुआत, अगर हमने ध्यान नहीं दिया ना तो स्थिति और भी
आने वाले समय में, जैसे दिल्ली का देखते हो पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है ना धीरे धीरे, अगर हमने इसको केयर नहीं किया, इस पर मॉनिटरिंग नहीं की, तो आने वाले समय में पोल्यूशन और बढ़ता जाएगा और मतलब स्थिति और ख़राब होती जाएगी। ठीक है, तो क्लियर हो गया ना? यस सर। तब मुझे ये बताइए पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या क्या करना चाहिए? सर सबसे मेन तो इलेक्ट्रिसिटी यस यस, आगे? सर रेडिबल क्या कर सकता है कि फॉलो यस, एक एक पॉइंट बोलिए ताकि सबको बोलने का मौका मिले। और आगे? एक एक पॉइंट बोल सकते हो, सभी बोलिए प्लीज थोड़ा। एक 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 उस तरह आप रुकिए, दीपक बोल रहा है पहले। हाँ दीपक बोलिए। ठीक है, ये भी ठीक है। और बताइए, अब वसुंधरा आप बोलिए। यस, और बताइए आगे, बताइए। यस यस, और सर जो काफ़ी चलती है ना गाँव से उसको उनकी जो गैस का यूज करते हैं। यस ये पूरा है। यस यस यस, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ बताओ बताओ, आप बोलिए। यस करेक्ट। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। देखो निजी वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इसकी वजह आपको, जैसे दिल्ली में पोल्यूशन होता है तो प्राइवेट वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है ना। तो सबसे पहला काम तो ये है कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और एक ही घर में 5-5 सदस्य, पांचों सदस्य अगर व्हीकल का यूज लेंगे तो पोल्यूशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है ना? हाँ बोलो। सर ये आप दिल्ली में हाँ बिल्कुल, वो ऑर्डर इवन नंबर का है, बिल्कुल। जब पोल्यूशन बढ़ता था, आज सम संख्या वाले वाहन चलेंगे, आज भी सम संख्या वाले वाहन चलेंगे, बिल्कुल लगाया ना। नहीं नहीं बिल्कुल, आज एक दिन सम संख्या वाले जिनका नंबर सम संख्या से होगा ना, ओड, और एक दिन इवन। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। कार पुलिंग का भी एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, जैसे 5 सदस्य जाते हैं और उसमें से एक ही कार में चले जाएं, तो इस टाइप साथ, तो एक ही जगह से जाते हैं, तो उस टाइप से आप कर सकते हो। ठीक है, अब जो वॉकिंग है उसके लिए बाइक और छोटी छोटी, उसकी बजाय आप पैदल चलो ना, थोड़ी दूर जाना है, उसके लिए आपको गाड़ी की क्या ज़रूरत है बताओ? तो आपके कई इश्यू सॉल्व होंगे, उससे पोल्यूशन भी बढ़ेगा, रोड पे भी भीड़ भाड़ कम होगी, टाइम भी बचेगा। ठीक है ना, और पार्किंग की समस्या भी नहीं रहेगी। ठीक है, आगे बढ़े। ऊर्जा के प्रति सचेत, बी एनर्जी कॉन्शियस। आपको जो आपकी एनर्जी है ना, जो आप यूज करते हो घरों में, क्योंकि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है फॉसिल फ्यूल से आ रही है ना, उसके प्रति आप अवेयर रहो। क्योंकि आप इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा यूज करोगे तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज करना पड़ेगा, ताकि आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सके। तो इस पर भी आपको एनर्जी के रिगार्डिंग आपको सचेत होना पड़ेगा, अवेयरनेस। अगर आप एनर्जी बचाते, आपकी लाइट बचाते, तो आपकी एनर्जी भी बचेगी, एनर्जी बचे आपकी वो बचेगी, तो आपकी फॉसिल फ्यूल्स का यूज भी कम होगा। ठीक है, ठीक है ना?
रिड्यूज और रिसाइकल, वो चक्री था ना कल, सर्कुलर इकोनॉमी बोला, तो वो आपको देखो कम करना है यूज, उसके अलावा पुनर्चक यूज करना है, रिसाइकल पुनर्चक्रण करना है, इस चीज़ को बढ़ावा देना है, ठीक है ना। अपन क्या होता है कई बार अच्छे अच्छे प्रोडक्ट होते हैं उनको भी फेंक देते हैं ना वेस्ट में, बट उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनका कैसे भी करके उनको रिसाइकल किया जाए। इससे कई बार जो कचरा होता है इस टाइप का, उससे अखबारों में अखबार बनाए जा सकते हैं, तो हमको उसका यूज करना चाहिए, ताकि उसको कचरे में फेंकने की वजह उसका यूज भी किया जा सकता है ना, रिसाइकिल, ठीक है। रिड्यूज क्या है? रिड्यूज तो मतलब जैसे आप 5 सदस्य हो, 5 सदस्य 2 गाड़ियों से काम चला सकते हो, तो आप 5 गाड़ियाँ क्यों खरीदते हो भाई? तो वो गया रीयूज का मतलब, कोई वस्तु है थोड़ी मिस्टेक तो उसका आप मरम्मत करा के उसको वापस यूज कर सकते हो। रिसाइकल ये है कि उसको दूसरी जगह बेच, जैसे आपके कुछ अपशिष्ट है, कुछ भी उनसे कागज वागज बन सकता है, नई रफ नोटबुक है, तो उसके लिए आप रिसाइकिल हो गया, पुनर्चक्रण हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको जो रिन्यूएबल सोर्स है, नवीकरणीय ऊर्जा के सोर्स, उन पर ध्यान देना है। जो आपके ट्रेडिशनल सोर्स है ऊर्जा, उनकी बजाय आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए सोलर है, आपकी बायो एनर्जी है, वो के बायो नहीं सोलर है, आपकी विंड एनर्जी, इनका यूज करिए, ठीक है। अगला है ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। बताइए ऊर्जा दक्षता कैसे बढ़ावा दोगे आप? CFL का यूज करो आप। पहले होता था ना, वो कितने बल्ब होते थे, वो कितनी एनर्जी चाहिए थी। यस। और देखो बाय लोकल ग्रोसरी, लोकल ग्रोसरी का मतलब ये है, देखो पोल्यूशन कैसे बढ़ता है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे आपने क्या नाम है, पंजाब में वो चिप्स की फैक्ट्री है, तो वहाँ क्या होता है ना, आलू उत्तर प्रदेश से प्रोडक्शन हुआ, वो जाएगा आपका पंजाब में, और पंजाब से सिर्फ चिप्स बिकने आएगी फिर यूपी में, तो कितना बड़ा मतलब कितनी मतलब एनर्जी वेस्ट हुई, बताओ बताओ, वेस्ट हुई ना। बिल्कुल। अब आप देखो, मान लो आपको ये गेहूं मिलता है, जो आपको ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत, उसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो पंजाब का गेहूं यहाँ आ रहा है राजस्थान में, राजस्थान का गेहूं किसी दूसरे राज्य में जा रहा है, तो ऐसा क्यों करते हो भैया? राजस्थान का गेहूं राजस्थान में खरीद के वहीं स्टोरेज करो ना। अब पंजाब का गेहूं राजस्थान में लाके बांट रहे हो, राजस्थान का गेहूं गुजरात में ले जा रहे हो, क्या लॉजिक हुआ उस चीज़ के पीछे, बताओ बताइए। हाँ ये नहीं तो उत्पादन तो काफ़ी अच्छा होता है, पर सरकार खरीदती नहीं है ना। सरकार कुछ ही राज्यों से खरीदती है, जैसे राजस्थान का गेहूँ प्राइवेट व्यापारी ले जाते हैं खरीद के। अब MP में क्या गेहूँ का प्रोडक्शन कम होता है क्या, बताओ? नहीं, MP में तो पता भरपूर होता है। हाँ, तो फिर भी MP में कोई जरूरी थोड़ी ना, MP आपको तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जो गेहूँ मिल रहा है, जो MP का ही हो, बाहर का ही है ज़्यादातर। हाँ, वो ये मतलब कोऑर्डिनेशन नहीं है ना यार, प्रॉब्लम है लोकल गवर्नमेंट और FCI के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, तो सबसे बड़ी समस्या वो है। जो FCI है, जो लोकल है, उनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाता, तो वो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बिल्कुल, पर कोऑर्डिनेशन कौन बैठा? ईगो प्रॉब्लम, ऑफिसर, सबको लगता है हम बहुत वो है, समस्या ही है ना। वो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, एक वो बता रहा हूँ मैं, जैसे कि आपका चिप्स बनाने की फैक्ट्री पंजाब में है, तो यूपी का आलू पंजाब जाएगा, और पंजाब से चिप्स बन के वापस यूपी आएगी, तो कितना पॉल्यूशन होता है बताओ।
तो इसका यही है कि लोकल लेवल पे प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाए, लोकल लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो और लोकल लेवल पे कोई प्रोडक्शन किया जाए आराम से। कोई भी फसल है यार, आप सब्जियां हैं, लोकल लेवल पर आराम से प्रोडक्शन किया जा सकता है। बट वो क्या है, जैसे कर्नाटका से टमाटर आ रहा है, यूपी में बिकने, एमपी में बिकने, कितनी एनर्जी वेस्ट होती है बताओ। यस सर, वेस्ट होती है सर। तो वो चीज़ है ना, और उसका फायदा कोई किसानों को मिलता नहीं है इतना। बीच में जो वो क्या, कुल मिला के बात है, देश के संसाधनों की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है ये चीज़ें। मतलब अब तेल है, ऑयल है यार, ऑयल विदेश से आ रहा है, वो पाम ऑयल आता है, वो इतना नुकसानदायक है ना, आने वाले पीढ़ियों को ख़त्म कर देगा वो। मतलब जो भी भारत है, अगर भारत में अच्छा प्रोडक्शन हो, सब कुछ हो, तो अब क्यों नहीं आयात करेगा भारत ऑयल का, बताओ। बताइए। भाई हम गेहूँ और चावल में हमारा इतना जल है वो बर्बाद कर रहे हैं, उसको हम निर्यात कर रहे हैं, इतना पानी। तो आप गेहूँ चावल का निर्यात कर रहे हो, तो आप अपना मतलब आप अपने पानी या वाटर रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट कर रहे हो उनसे कितना, और आप उसकी बजाय आप तिलहन और दही इनको बढ़ावा दो ना अपने देश में ही। मतलब यस सर। भाई आप एक तो वो कर रहे हो इम्पोर्ट ऑयल का, कितना पैसे जा रहा है आपके खाद्य, मतलब मैं इसका नहीं कह रहा, खनिज ईंधन का, ये जो ऑयल आता है पेट्रोल डीजल, इसके अलावा भारत पाम ऑयल वगैरह कितना इंपोर्ट करता है ना, पता है ना आपको, विदेशों से। यस सर। और आपके यहाँ का गेहूँ है, वो आपके गेहूँ के में इतना वाटर, और गेहूँ और चावल में इतना जल चाहिए, आप गेहूँ और चावल निर्यात नहीं कर रहे, आप अपने देश के जो वाटर रिसोर्सेज है ना वो निर्यात कर रहे हो दूसरे देश को। ठीक है। तो अगला पॉइंट है सपोर्ट इको फ्रेंडली लोकल एंड नेशनल पॉलिटिशियन, मतलब ऐसे लोगों का सपोर्ट करो जो इस पे वर्क करते हैं, मतलब पॉलिसी ये एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, जो भी पर्यावरणविद है उनको हमें समर्थन करना चाहिए, उनको बढ़ावा दें। ठीक है। अवॉइड ओपन बर्निंग, जो खुले में आप जलाते हो ना किसी चीज़, उससे बचना चाहिए, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। देखो, तो इंडिविजुअल्स, कंपनीज एंड गवर्नमेंट ऑल स्ट्राइव टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो देखो, अब अगर हमको ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट, देखो इतना कितना अच्छा निष्कर्ष है लिखा है। तो अगर हमको इनको बचाना है ना, तो आपको मतलब जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाना है, तो हमें सभी को मिलकर, जो सभी स्टेक होल्डर है, जितने भी हितधारक, चाहे प्रत्येक व्यक्ति हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कंपनी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, लोकल लेवल पे गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, एनजीओ हो, तो ये सबको मिलकर कार्य करना पड़ेगा, तभी हम जो पोल्यूशन जैसी बड़ी बीमारी है उससे जीत सकते हैं, चुनौती है हमारे सामने। तो इसमें एक तो मॉडर्न इनोवेशन कैन हेल्प क्रिएट अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स टू रिड्यूस एयर पोल्यूटेंट्स। आपका जो मॉडर्न आधुनिक नवोन्मेष है, आधुनिक तकनीक है, उसकी सहायता से आप एनर्जी के अल्टरनेट सोर्स को मतलब वो कर सकते हो, खोज सकते हो, और उससे आप वो आपके जो एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ठीक है। दो ये प्रमुख उद्योग है जिनसे आपका क्या होता है, ये पोल्यूशन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार उद्योग है ना, यस सर। चाहे जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन के लिए हो, चाहे आपके केमिकल फूड प्रोसेसिंग हो गया, प्लांटिंग मेटल हो गया, इथेनॉल प्रोडक्शन हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया, रिफाइनरी हो गया, फार्मास्यूटिकल, वाटर एंड वेस्ट वाटर हो गया, पल्प एंड पेपर, ये मुख्य रूप से जिम्मेदार है ना पॉल्यूशन, सभी प्रकार के पॉल्यूशन के लिए, चाहे वाटर हो चाहे किसी के लिए भी। ठीक है। अब देखिए भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं। देखो, आपको कभी भी आंसर लिखते वक्त भारत सरकार के क्या इनिशिएटिव है उसके रिगार्डिंग, गरीबी बुक के रिगार्डिंग लिख रहे हो, तो भारत सरकार की कौन सी स्कीम है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, ये लिखना ही लिखना है आपको। मतलब
जैसे आपका हिमालय ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो क्या कौन सी संस्था उसके रिगार्डिंग काम कर रही है, तो वो जब तक आप वो चीज़ नहीं लिखोगे तो आपके आंसर में दम नहीं रहेगी ये, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो ये अब आपका ये पोर्टल है, इस पे आप देख सकते हो कितना है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफ़र पोर्टल है, ठीक है। इस पर आप देख सकते हो कितना पोल्यूशन है, कितने क्या स्थिति है। एक तो ये हो गया आपका, अब ये लिखोगे आप आंसर में तो अपने आप ही इफेक्टिव होगा ना आपका आंसर। यस सर। फिर अगला एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है। अगला है ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान, जैसे पोल्यूशन के लिए ज़्यादा पोल्यूशन तो क्या क्या उपाय करने हैं, दिल्ली के लिए है ये, मतलब चरणबद्ध तरीके से प्लान बनाना, वो प्लान इम्प्लीमेंटेशन करना, ठीक है। अगला है ये जो व्हीकल, जो वाहनों से जो प्रदूषण होता है उसके लिए देखो आपका एक तो भारत स्टैंडर्ड 6 व्हीकल, तो इनमें जो इंजन है ना वो इंजन को उसका प्रकार, तो ऐसे इंजनों को मतलब जैसे 6 वाले में से क्वालिटी के इंजन के इससे पोल्यूशन कम से कम हो, मतलब इंजन, क्योंकि इंजन की क्वालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है ना पोल्यूशन का, यस सर। ठीक है। अगला है पुश फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, विद्युत चालित वाहनों का उपयोग। अब मान लो ये पॉइंट लिख दिया आपने तो यार आपका इफेक्टिव हो गया ना आंसर। अगर आप 2 भी लिख दोगे तो आप ठीक है, मैं नहीं कह रहा सब लिखो, सब लिखने की जरूरत भी नहीं, 100 वर्ड का 150 वर्ड। इसके अलावा ओड इवन पॉलिसी है जी, इमरजेंसी मेजर, आपातकालीन स्थिति में आपको सम और विषम संख्या के आधार पे वो चलाना वाहन, ठीक है। इसके अलावा न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, एयर क्वालिटी मैंने प्रबंधन के लिए एक कोई आयोग वगैरह कुछ, ठीक है, न्यू कमीशन। इसके अलावा सब्सिडी टू फार्मर फॉर बाइंग टर्बो एफपी सीडर्स एंड मशीन फॉर, जो होता है ना ये जो पराली जलाते जो कचरा होता है स्टेबल, तो इसके लिए आप किसानों को सब्सिडी दो ताकि वो उसको जलाए नहीं और उसका यूज करे कुछ, मतलब जो उनके अवशेष बचते हैं ना एग्रीकल्चर के बाद। सर अभी तो जो अवशेष बचते हैं ये उनको इंश्योर बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है, अगर हाँ बिल्कुल हो सकता है, बट उसके लिए मतलब अभी कंपनियों को लग नहीं रहा ना इतना बेनिफिट, तो आ नहीं रही कोई कंपनियां उसके रिगार्डिंग, मतलब कोई, हाँ सर उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल की रिक्वायरमेंट बस तो और इतना बेनिफिट नहीं है। तो देखो प्राइवेट सेक्टर के लोग तो वहीं आते हैं ना जहाँ उनको बेनिफिट होता है, बिल्कुल वो भी एक ऑप्शन हो सकता है। तो ये जो चारा स्टेबल बर्निंग के लिए तो उसको वो, ताकि टर्बोस एफपी सीडर टाइप की मशीन जो, ठीक है। इसके अलावा है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग और पर्यवेक्षण कार्यक्रम, ठीक है। अब ये चीज़ें आप लिखोगे तो आपका आंसर इफेक्टिव होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा। तो इसमें देखो आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर रेगुलर मॉनिटरिंग एट आल लोकेशन, सभी लोकेशन में इनकी मॉनिटरिंग की जाती है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन का कोई भी क्वेश्चन है आप आराम से आंसर लिख सकते हो ना। कोई दिक्कत आएगी इसका आंसर लिखने में? ऊपर हो गया। अब मुझे ये बताइए, आज आपने एयर पोल्यूशन में पढ़ा है, इसमें से कोई भी चीज़ आपको लगी जो आपने यूपीएससी के सिलेबस में जो चीज़ें उनके अलावा पढ़ी, या कोई ऐसी कोई टेक्निकल बात लगी जो आपने कभी सुनी नहीं हो, ऐसा कुछ लगा आपको? नो सर, मैं नहीं कर सकता। हाँ, तो अब फिर इतना परेशान होने की जरूरत क्या है। देखो आपने, आपको सिलेबस में कवर है, मैं कह रहा हूँ जो जो कारण परिणाम होते हैं ना जितने भी, आपके जो यूपीएससी का सिलेबस है ना उसमें सब कवर है वो चीज़ें, आपके सिलेबस के मेन पॉइंट पढ़ लोगे ना आप, जो मैं उसमें आपकी वो चीज़ें कवर है, मतलब क्योंकि सब एक दूसरे से इंटरलिंक है।
ये तो आप जब आंसर लिखते हो तब एहसास होता होगा ना आप लोगों को। यस सर। फर्स्ट पे ये फर्स्ट पेपर की बात है, सेकंड पेपर में है, फर्स्ट सेकंड की थर्ड में है, थर्ड वाले की फोर्थ में है। आप अलग से उनको बाइफरकेट नहीं कर सकते, मतलब चीज़ों को, मतलब तो आप चीज़ों को क्या है मिक्स करिए और मिक्स करके आंसर लिखिए, तो आपका आंसर बड़ा इफेक्टिव होगा। और बस ये ध्यान रखिए कि आप आंसर लिखते वक्त यार हिस्टोरिकल कोई एस्पेक्ट हो सकता है इसका, सोशल एस्पेक्ट हो सकता है कि इसका, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट हो सकता है कि इसका, कोई पॉलिटिक्स संबंधी कोई एस्पेक्ट हो सकता है कि इसका, कोई गवर्नेंस संबंधी एस्पेक्ट हो सकता है कि इंटरनेशनल रिलेशन संबंधी कोई एस्पेक्ट हो सकता है कि इसका, इकोनॉमी में क्या हो सकता है इसका, क्योंकि कोई भी घटनाएं सभी को प्रभावित करती है ना, सामाजिक आर्थिक पॉलिटिकल रूप से। अब जैसे देखो इलीगल माइग्रेशन होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो सभी को प्रभावित करता है ना। आपकी हिस्टोरिकल गतिविधियां हैं वो भी उसमें जुड़ी हुई होगी, पहले क्या स्थिति थी, कहीं की हिस्ट्री प्रभावित होती है। रोहिंग्या की समस्या एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम है ना एक तरह से। यस। अब आप सोशली उनका देख सकते हो, गरीबी है, भुखमरी है, इस टाइप की सोशल, मतलब उनका ताना धर्म भी उसके लिए जिम्मेदार है, जैसे वो कई सारे फैक्टर हैं। इसके अलावा जोग्राफिकल कंडीशन भी, जोग्राफिक भी उनके लिए जिम्मेदार है। तो आप जैसे पॉलिटी भी जिम्मेदार है।